हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। तो देखिएगा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, है ना। अभी 17 और 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम नहीं था, है ना, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एनालिसिस नहीं किया, बट यहाँ पर 19 तारीख को एग्ज़ाम था। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, है ना, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। देखिएगा, जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो इजी थी और जो सेकंड शिफ्ट थी वो इजी टू मॉडरेट थी, है ना, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस भी थोड़े से कैलकुलेटिव देखने को मिले हैं और फर्स्ट शिफ्ट में भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, बट इतने नहीं थे जो सेकंड शिफ्ट में थे। और यहाँ जो सेकंड शिफ्ट में जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं वो कुछ इस यहाँ पर नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, मतलब कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, है ना, लेकिन जो नए क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि 2019 में किन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में दो लोगों को दिया गया था, एक बजरंग पुनिया और दूसरे कौन थी, दीपा मलिक। तो ऑप्शन में आपके दीपा मलिक नहीं दिया गया था, क्या दिया गया था, बजरंग पुनिया दिया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बजरंग पुनिया। क्लियर। 2019 में किन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो बजरंग पुनिया को दिया गया था और दीपा मलिक को दिया गया था, लेकिन ऑप्शन में आपका बजरंग पुनिया दिया गया था, इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बजरंग पुनिया। तो एक हम दो एडिशनल चीजें और ध्यान में रख लेते हैं कि भैया 2019 में तो बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को दिया गया था, तो 2020 में किन्हें दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, 2020 में 5 लोगों को राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया है। पहले एक तो क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, मरियप्पन थांगवेलु जो कि एथलीट है, और रानी रामपाल, है ना, जो हमारी हॉकी की कौन है, हॉकी प्लेयर है। क्लियर। तो ऐसे 5 लोगों को यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2020 में। किन्हें किन्हें, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन थांगवेलु और रानी रामपाल। तो आने वाली शिफ्टों में आपसे 2020 का भी पूछा जा सकता है, बाकी पहले की शिफ्टों में भी 2020 का पूछा गया है, बट आने वाली शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन 5 प्लेयरों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर कि किन किन को 2019 और 20 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। क्लियर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जिम पेबल्स को 2019 का भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, जिम पेबल्स को, है ना, जिम पेबल्स को 2019 में फिजिक्स के क्षेत्र में किसकी खोज के लिए दिया गया था, तो डिस्कवरी ऑफ फिजिकल कॉस्मोलॉजी। ये कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है भैया, कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स की स्टडी क्या कहलाती है, कॉस्मोलॉजी कहलाती है। ये लॉजी का मतलब ही होता है क्या, टू स्टडी, किसकी, कॉस्मो की। कॉस्मो मीन्स यूनिवर्स। क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो डिस्कवरी ऑफ फिजिकल कॉस्मोलॉजी के लिए जिम पेबल्स को 2019 का फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन आया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में। क्लियर हो गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर जाएंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर जाएंगे। ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, यह किसने दिया था या यह कथन किसका है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है कि भैया स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर जाएंगे। यह कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। किसका है, बाल गंगाधर तिलक जी का। क्लियर हो गया सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में किस राज्य के विशेष दर्जे के बारे में बताया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 371A है उसमें नागालैंड राज्य के विशेष दर्जे के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, नागालैंड के बारे में, 371A में। अब आने वाली शिफ्टों में अगर 371B पूछ लिया गया तो 371B जो है वो कौन से राज्य के विशेष दर्जे के बारे में बताता है, तो वो हमें बताता है असम राज्य के। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 371A जो है वो नागालैंड
के विशेष दर्जे के बारे में बताता है, और 371 बी जो है वो आसाम राज्य के विशेष दर्जे के बारे में बताता है। क्लियर हो गया। ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल अभी जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है तो भैया टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से आप लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो यूएनओ में अस्थायी सदस्य होते हैं मीन्स नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो उनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है। उनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है, 2 वर्ष का होता है। तो इतनी चीज आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो यूएनओ है, यूएनओ से हर एक शिफ्ट में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दिया ही जा रहा है। जैसे कि यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, यूएनओ में परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, यूएनओ में नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, यूएनओ में टोटल मेंबर्स कितने हैं, ये सारी चीजें, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। क्या इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, चलो। तो यूएनओ में अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर्स का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 2 वर्षों का होता है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे? तो ये तो भैया रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, अभी 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन आया है ना। मेरे हिसाब से 12 मार्च को अलग क्वेश्चन आया था, जहां तक मुझे याद है 12 मार्च की किसी शिफ्ट में अलग क्वेश्चन आया था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। तो यहाँ पर विथ डेट के साथ ऑप्शंस दिए गए थे, तो आप लोगों को पूरा याद रखना है विथ डेट सहित। क्या 5 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली सैटेलाइट उपग्रह का नाम क्या है? तो भैया भारत की पहली सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्ट थी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। तो आर्यभट्ट यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे मापते हैं, किससे मेजर करा जाता है? तो ऑप्शन में यहां पर आपके ऑप्शन थे इलेक्ट्रोस्टेट, ऑप्शन बी था वोल्टमीटर, ऑप्शन सी था एमीटर और ऑप्शन डी क्या था? मल्टीमीटर। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो विद्युत आवेश होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट से मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट से मापते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाता है यहां पर आपका करेक्ट। क्लियर। इसकी पीडीएफ बिल्कुल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, है ना। चलो, कागज की खोज किसने की थी? तो भैया कागज की खोज किसने करी थी? तो कागज की खोज करी थी काय लून ने। ये कहाँ के हैं? ये चाइना के हैं। क्लियर। तो काय लून ने कागज की खोज करी थी। क्लियर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ये आने वाली शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। क्लियर। कागज की खोज किसने की थी? तो काय लून ने की थी, जो कि चाइना के हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो कंप्यूटर में जो लोगो है वो एक क्या है? आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आईसीजे इंटरनेशनल चीफ जस्टिस। क्लियर। तो देखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय आपका न्यायालय है उसमें जजों का कार्यकाल कितना होता है? तो उसमें जजों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। इनका जो टेन्योर है वो कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है, 9 ईयर्स का होता है। अच्छा, जो आपका आईसीजे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो मतलब आपका हेडक्वार्टर कह रहा हूँ, आईसीजे जो है वो कहाँ पर है? तो नीदरलैंड में है। कहाँ पर है भैया? नीदरलैंड में। क्लियर हो गया सभी लोगों को, नीदरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन और इंटरनेट को किस चीज से जोड़ा गया है? मतलब किस चीज से जोड़ा कनेक्ट किया जाता है, ऐसा है वो, है ना। इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? कनेक्ट किया जाता है या फिर जोड़ा जाता है। क्लियर। तो टेलीफोन और इंटरनेट को किस चीज से कनेक्ट किया जाता है? तो मॉडेम से किया जाता है ना। ऑप्शन में यहां पर पता है क्या क्या था? एक तो सीपीयू था, एक मॉनिटर था, एक मॉडेम था और एक और कोई सा ऑप्शन था। तो टेलीफोन और इंटरनेट को हमेशा किससे कनेक्ट किया जाता है सर? मॉडेम से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सोनल मानसिंह किससे संबंधित हैं? तो सोनल मानसिंह जो संबंधित हैं किससे हैं? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। क्लियर। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथक कहाँ का है? यूपी का। क्या इतनी सारी चीजें क्लियर हैं?
सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? तो वो है भरतनाट्यम से। कहाँ का नृत्य है ये? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? केरल का। क्या इतनी चीजें क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। आगे बढ़ते हैं, जलेबला दर्रा कहाँ पर है? तो भैया जलेबला जो दर्रा है वो सिक्किम में है। जलेबला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, तो जो आपके माउंटेन पास जो हैं, जो आपके दर्रे हैं, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी की शिफ्ट्स में। तो पासेस आप लोगों को पढ़ के जाना है। अगर आप लोगों को पासेस की अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दो कि सर हमें एक बार माउंटेन पास, सर हमें एक बार दर्रे की आप लोग एक वीडियो बना के दे दो जिसमें सारे दर्रों के बारे में लिखा हो, जहाँ जहाँ पर हैं, कौन कौन से राज्य में है वो लिखा हो और उसको याद करने की ट्रिक हो। तो बस आप लोग मुझे ये कमेंट करके लिख दो, तो मैं एक नया वीडियो उस पर रिलेटेड आपको मैं बना के दे दूंगा। क्लियर? सो जलेबला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। मुंबई मेट्रो सेकंड फेज के लिए किसने वित्तीय सहायता दी? सो मुंबई मेट्रो सेकंड फेज के लिए किसने वित्तीय सहायता दी थी? आईडीबीआई ने, एडीबी ने या फिर वर्ल्ड बैंक ने? तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मुंबई मेट्रो सेकंड फेज के लिए वित्तीय सहायता दी थी। अब एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। ये एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्लियर हो गया? चलिएगा आगे चलते हैं। इनमें से कौन से रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म की संख्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में एक तो हावड़ा था, एक मुंबई था और एक और कोई दो ऑप्शन और थे, वो स्टूडेंट को याद नहीं थे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है अभी तक हमारे इंडिया में वो हावड़ा में है। कितने प्लेटफॉर्म है वहाँ पर? तो 23 प्लेटफॉर्म है। क्लियर? तो आने वाली शिफ्टों में अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर है? तो वो हावड़ा में है। कितने हैं? 23 हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे लंबा रेलवे स्टेशन या रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन या सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है? गोरखपुर में है। तो ये क्वेश्चन भी आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? मोहनजोदाड़ो का जो स्नानागार, मोहनजोदाड़ो का स्नानागार मींस ग्रेट बाथ किस प्रकार का है? तो वो किस प्रकार का है मींस किस शेप का है ऐसा पूछा गया। तो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। क्लियर? मोहनजोदाड़ो का स्नानागार ग्रेट बाथ किस प्रकार का है? तो ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भैया गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में। अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्लियर? ऑप्शन देने की ज़रूरत तो नहीं है, ऑप्शन देने की ज़रूरत तो नहीं है। चलो मैं यहाँ पर ऑप्शन भी आप लोगों को दे रहा हूँ। नहीं, चलो ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, नहीं तो फिर तो आप लोग समझ जाओगे, है ना। वैसे बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर दे देंगे, तो बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर दीजिएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आने वाली शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। रिपीटेड है, ये पहले की शिफ्टों में पूछा जा चुका है एनटीपीसी के। क्या कि स्वर्णिम चतुर्भुज मीन्स गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? सड़क से संबंधित है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलो, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था? तो ध्यान दीजिएगा सर, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में, या ऐसा कह लो, हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। आपको ईयर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया?
तो किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। जो आपका कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम जी ने। क्लियर। माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ने वाली महिला है कामी रीता। कहाँ की है ये? नेपाल की है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? कामी रीता। कहाँ की है? नेपाल की। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। अलवर जो कि राजस्थान में है, अलवर से गुजरने वाली अक्षांश, अक्षांश मीन्स लैटिट्यूड, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अक्षांश देशांश, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, है ना। सो अलवर जो कि राजस्थान में है, सो अलवर से गुजरने वाली अक्षांश मीन्स लैटिट्यूड कौन से राज्य से गुजरती है? तो आपके यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए थे हरियाणा, सिक्किम, उत्तराखंड और मेघालय। तो ध्यान दीजिएगा, अलवर से गुजरने वाली जो लैटिट्यूड है वो हरियाणा से नहीं गुजरती, सिक्किम से नहीं गुजरती, उत्तराखंड से नहीं गुजरती। कहाँ से गुजरती है भैया? मेघालय से। क्लियर हो गया। सो अलवर से गुजरने वाली जो लैटिट्यूड है वो कौन से राज्य से गुजरती है? मेघालय से। आगे बढ़ते हैं। NH44, NH44 कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो वह 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है। कौन सी? NH44। कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी से? तो 12 राज्य और यूनियन टेरिटरी से NH44 गुजरती है। क्लियर हो गया। रेड डाटा बुक लिस्ट जो है वो कौन सी संस्था जारी करती है? तो कौन सी करती है? IUCN। IUCN का कोई मुझे फुल फॉर्म बताएगा क्या? जल्दी बताइए। इंटरनेशनल करके कुछ है, जल्दी से मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? आप ऐसे तो नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने को दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं? जल्दी बताओ। चलो ठीक है, इसका मैं ही बता देता हूँ। चलो, IUCN का भैया फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, चलो इसको मत लिखना कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आप कहेंगे सर आप बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछते हो। बाकी मैं इसलिए आप लोगों से यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछता हूँ ताकि आप लोगों का यहाँ पर रिवीजन हो जाए, और जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो एक बार नेट पे सर्च करके पता कर लेगा, तो जिससे कि उसको अब हमेशा याद रहेगा। इसलिए मैं कमेंट बॉक्स में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दें। क्लियर? चलो, सो रेड डाटा बुक लिस्ट कौन सी संस्था जारी करती है? IUCN करती है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर हो गया? क्लियर। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर भी चलो याद रख लो, एग्जाम में पूछ सकता है। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड में, जो कि कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। क्लियर? सो IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड में। क्लियर? चलो, भारत की पहली डबल डेकर शताब्दी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत की पहली डबल डेकर शताब्दी ट्रेन जो है वो मुंबई से पुणे चली थी। मौद्रिक नीति मींस मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। 1935 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, है ना। ये वाली चीज़ें तो मैं आपको 15 तारीख में को भी RBI से कुछ क्वेश्चन आया था, तो वहां पर मैं RBI से रिलेटेड बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चंस बता चुका था। क्लियर? सो मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन कौन करता है? तो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में। प्राथमिक से द्वितीय फूड चेन में जो खाना लेते हैं उसमें कितनी ऊर्जा होती है? तो 10% ऊर्जा होती है। ऐसा ऑप्शंस परसेंटेज में दिए थे, तो 10% ऊर्जा होती है। एक यहाँ पर एक रीजनिंग से क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, एनालॉजी का। यदि अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है तो धन्वंतरी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, यदि अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है तो धन्वंतरी पुरस्कार आयुर्वेद से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है धन्वंतरी पुरस्कार? आयुर्वेद से संबंधित। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में स्थित है। क्लियर हो गया यहाँ पर सभी लोगों को?
अगला क्वेश्चन ये है कि रक्तचाप जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसको कौन सा ग्लैंड, है ना, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसको कौन सा ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है? तो वो करती है एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर हो गया। रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है? तो एड्रिनल ग्लैंड कंट्रोल करती है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में बिल्कुल पूछा जा सकता है, मैं यहां पर आपको लिख के दे रहा हूं कि मास्टर ग्लैंड कौन सी ग्लैंड को कहते हैं? आप में से जिसको भी पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको आंसर दे दूंगा। मास्टर ग्लैंड कौन सी ग्लैंड को कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है? क्लियर, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया ये होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू करी थी। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है ग्वालियर में। क्लियर, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सर्व शिक्षा अभियान किस प्रधानमंत्री ने शुरू करी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इनका जन्म दिवस कब आता है? 25 दिसंबर को आता है, जो कि हमारे भारत में उस दिन क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। क्लियर हो गया सभी लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मच्छर लिखा है, मच्छर नहीं लिखा, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? मच्छर, है ना, मच्छर लिखा था ये। तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मच्छर के काटने से ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया गया था? फाइलेरिया। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है? फाइलेरिया होता है। क्लियर। ऑप्शन में एक तो निमोनिया दिया गया था, एक फाइलेरिया दिया गया था, और एक हैजा दिया गया था, है ना, और एक और कोई सा ऑप्शन था। तो फाइलेरिया बिल्कुल इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपका यहाँ पर डेंगू वगैरह कुछ भी ऑप्शन में नहीं था, आपका यहाँ पर फाइलेरिया ऑप्शन में था। तो बस मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? फाइलेरिया होता है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बताओ भैया, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो एक साइट्रिक चीज़ है ना, ये एक साइट्रिक चीज़ है, खट्टी चीज़ है जिसमें विटामिन सी रहता है। हमेशा किसी भी खट्टी चीज़ में, किसी भी साइट्रिक चीज़ में आपको कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन सी रहता है। तो बिल्कुल आंवले में भी क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त की शिलालेख की ऊंचाई कितनी थी? तो ध्यान दीजिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये। तो समुद्रगुप्त की शिलालेख की ऊंचाई कितनी होती है? तो 35 फीट होती है। क्लियर हो गया। सबसे कम ज्वार भाटा कब होता है? तो सबसे कम निम्न ज्वार भाटा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण कोण बनाते हैं तब कम ज्वार भाटा होता है। कब? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण बनाते हैं। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलग राज्य के गठन के लिए किस अनुसूची में बताया गया है? तो अनुसूची 1 में, है ना। कौन से शेड्यूल में बताया गया है? अनुसूची मीन्स क्या होता है? शेड्यूल। तो कौन से शेड्यूल में बताया गया है? तो अनुसूची 1 में, शेड्यूल 1 में। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी ना, शेड्यूल टोटल कितने शेड्यूल है हमारे? 12 शेड्यूल है। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई है ना, इसको याद करने की। जिस भी स्टूडेंट को ट्रिक नहीं पता वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा शेड्यूल का, जिसमें मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि इन्हें कैसे याद करना है। टोटल जितने भी आपके शेड्यूल्स हैं, है ना, एम्यूलमेंट्स हो गया, टेरिटरी हो गया, एफर्मेशन हो गया, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, तो इन्हें कैसे, पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटी, तो ये कौन से शेड्यूल में आते हैं? जितने भी मैं आपको नाम दिया हूँ ये कौन से शेड्यूल में आते हैं, इसकी मैं आप लोग को एक ट्रिक बता दूंगा। बस आप लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिएगा कि सर नेक्स्ट वीडियो आपको इसका बना के हमको दे दीजिए विथ ट्रिक के साथ। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति द्वारा, ये राष्ट्रपति लिखा है, क्या लिखा है? राष्ट्रपति। चलो, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक रहता है? तो ऑप्शन में ऐसा दिया था 6 महीने 6 सप्ताह, तो बिल्कुल ये सही है। मैक्सिमम जो है वो आपका 6 महीने हो सकता है और मिनिमम जो है वो आपका 6 सप्ताह हो सकता है। क्लियर। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का हो सकता है और कम से कम 6 सप्ताह का। तो ऑप्शन में 6 महीने 6 सप्ताह दिया था, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, 6 महीने 6 सप्ताह। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं, नागालैंड की स्थापना कब हुई थी ये बताना था विथ डेट के साथ, तो डेट भी यहाँ पूछी है। तो बिल्कुल नागालैंड की जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 1963 में हुई थी। एक नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर का नाम बताएं। तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है सर? एनियाक है। कौन सा है? एनियाक। क्लियर हो गया। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों किस आकार के थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो सिक्के थे वो किस आकार के थे? वर्गाकार आकार के थे, स्क्वायर शेप में थे। क्लियर हो गया। हड़प्पा सभ्यता के सिक्के किस आकार के थे? तो वर्गाकार शेप के थे, स्क्वायर शेप के थे। हेनरी लॉरेंस ने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो हेनरी लॉरेंस ने युद्ध लड़ा था चिनाहट का युद्ध, है ना, बैटल ऑफ चिनाहट। क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं, है ना, दोनों क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के। एक तो हड़प्पा सभ्यता के सिक्के किस आकार के थे? तो वर्गाकार। और दूसरा हेनरी लॉरेंस ने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो बैटल ऑफ चिनाहट का युद्ध। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल खेल कहाँ आयोजित होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल खेल कहाँ आयोजित होगा? जैसलमेर में होगा, राजस्थान में होगा। क्लियर। फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित है? तो फुलकारी कला जो है वो पंजाब राज्य से संबंधित है। फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले की शिफ्टों में भी वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो भैया ध्यान दीजिएगा, गदर पार्टी की स्थापना, 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे जिसमें कॉमा लगा के ऑप्शंस दिए गए थे। तो गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। कहां पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। किसने करी थी? तो लाला हरदयाल ने। किसने करी थी? लाला हरदयाल ने। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो लाला हरदयाल जी ने करी थी 1913 में फ्रांसिस्को में। क्लियर। चलो, स्टील डस्टबिन किस पीएसयू ने बनाया? तो भैया स्टील डस्टबिन किस पब्लिक सेक्टर यूनियन ने बनाया है? तो सेल ने बनाया है। क्लियर हो गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो स्टील डस्टबिन किस पीएसयू ने बनाया है? सेल ने बनाया है। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चंस थे दोस्तों जो आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं 19 मार्च को। मैं भले ही आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो जो है वो लेट अपलोड करता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चंस मुझे जो मिलते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक मिलते हैं, वो बिल्कुल 100% सही रहते हैं। अगर आज 19 तारीख को अगर किसी स्टूडेंट का अगर आज पेपर होगा और वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए थे क्या, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्लियर। तो भले ही मैं यहाँ पर आपको लेट वीडियो दे रहा हूँ लेकिन एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 100% रियल क्वेश्चंस दे रहा हूँ। क्लियर। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चंस थे इसकी जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो वहां से क्लिक करके आप लोग ये जो पीडीएफ है इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ये बहुत सारी यहाँ पर आपको लिंक्स दी गई होगी, तो इन लिंक्स को आप लोग एक एक बार क्लिक करके सभी चीज़ों को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ये सारे जो लिंक्स हैं वो दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, अगर क्लास अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से मुझे एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो में। क्लियर। और दूसरी चीज़ ये कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगे। क्या आप लोगों को कोई से टॉपिक की आपको ट्रिक वगैरह चाहिए या कोई सा टॉपिक समझना है तो वो मुझे टॉपिक का नाम लिख दो तो अगला वीडियो उसी पर होगा। क्लियर। और तीसरी चीज़ ये कि आप लोग से मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर। और क्लास को भी आप लोगों को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया प्लीज़ आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर। तो चलिए आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।